अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या खत्म होगा, इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। 7 जजों की संविधान पीठ सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। संविधान पीठ ने 1 फरवरी को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले का असर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नहीं रहेगा तो इसमें भी SC, ST और OBC कोटा लागू होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों का संविधान पीठ एक बड़े मामले में फैसला सुनाएगा और ये तय करेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के जो पीठ है उसको ये तय करना है कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। एक बड़ा फैसला है और इस फैसले के बाद ये तय होगा कि क्या एएमयू जो है वो अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा या ये दर्जा उससे ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विपरीत फैसला सुनाता है और कहता है कि एएमयू जो है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो फिर इस संस्थान में भी SC, ST और OBC कोटा जैसे आरक्षण लागू हो जाएंगे। साथ ही साथ इसका जो असर है वो जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बड़ा जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था, दशकों से लड़ाई चल रही है। तो ये मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट में को ये एक पिटीशन आई थी और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रेफ़र किया गया था 2019 में 7 जजों को कि ये तय किया जाए कि जो संसद द्वारा स्थापित एक कोई संस्थान है क्या उसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि क्या आर्टिकल 30 संविधान के उसके तहत किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी को, केंद्रीय संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था। तो लंबी चौड़ी सुनवाई हुई थी इस पूरे मुद्दे पर। उसके बाद फैसला सुरक्षित हो गया था क्योंकि अब एक बड़ा फैसला जो आएगा और ये तय करेगा कि क्या केंद्रीय कानून के तहत स्थापित कोई यूनिवर्सिटी वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये मुद्दा जितना कानूनी है उससे बड़ा कहीं राजनीतिक भी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जुड़े कई वेंडर्स पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कई वेंडर्स के ठिकानों पर छापे मारे हैं। 19 जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की है। अब तक दोनों कंपनियों ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। ईडी ने ई-कॉमर्स कंपनियों के सेलर्स और वेंडर्स के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पंचकुला समेत कई शहरों में की गई है। ईडी ने कार्रवाई जो है वो फेमा के तहत की है। दरअसल व्यापार संघ के नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कंप्लेन की, जिसमें कहा कि जो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जिसमें अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, ये लोग जो सेल लगाते हैं, चाहे वो सेल दिवाली हो या उसके पहले हो, इस सेल में जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी कम कीमत पर ये बेचते हैं और ऐसे में जो रिटेल कारोबारी हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। तो आखिर कैसे ये इतनी कम कीमत में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचते हैं, इसकी जांच हो। तो इसको लेकर जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अपनी तरफ से एक जांच की थी और उसने अपनी जांच रिपोर्ट ईडी को सौंपी थी। इसके बाद ईडी ने इसमें फीमा का मामला दर्ज किया है और ईडी ने जो तमाम सेलर्स और वेंडर्स हैं उनके ठिकानों पर रेड की है। जो प्रवीण खंडेलवाल हैं उनके मुताबिक जो फ्लिपकार्ट और अमेजन हैं उन पर उन्होंने आरोप लगाए थे और फिलहाल जो ईडी है वो इस पूरे मामले में फेमा के तहत जांच कर रही है और छापेमारी में क्या कुछ मिला है ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक कई डिजिटल डिवाइस और बड़े पैमाने पर जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं जिनको स्टडी किया जा रहा है और इस दस्तावेजों के बेसिस पर जो ईडी है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।
वक्फ कानूनों में संशोधन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल ने आज हुबली और विजयपुरा का दौरा किया। उन्होंने उन किसानों से मुलाकात की जिनकी जमीन पर कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक जताया था। हालांकि सिद्धारमैया सरकार ने विवाद बढ़ने पर नोटिस वापस ले लिया था। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विशेष तौर पर जगदम्बिका पॉल को कर्नाटक बुलाया। हुबली और विजयपुरा में किसानों से मिलते जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल। उनका खास मकसद था उन किसानों से मिलना जिनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था। विवाद बढ़ा तो कर्नाटक सरकार ने नोटिस तो वापस ले लिया, लेकिन किसानों के दर्द को समझने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए तेजस्वी सूर्या के निमंत्रण पर जगदम्बिका पॉल ने कर्नाटक का दौरा किया। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप कहिए उस नोटिसेज को वापस लिया जाएगा, और अगर कोई रिकॉर्ड में चेंजेज हुआ है तो उस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाएगा, यह भी कहना चाहिए। तभी किसानों को या किसी को भी जिनकी जमीन है उनके साथ न्याय मिल सकता है। हाल ही में कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने किसानों की लगभग 1200 एकड़ जमीन पर दावा ठोका। यह किसान लगभग 100 सालों से यहां खेती कर रहे हैं। विवाद गहराया तो सिद्धरमैया सरकार ने यह कहते हुए नोटिस वापस ले लिया कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण यह भेजा गया था। किसानों से मुलाकात के बाद जगदम्बिका पॉल ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जेपीसी किसानों के पक्ष को सुनेगी। उनके मुताबिक कर्नाटक के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दिल्ली में जेपीसी से मिलेगा ताकि सभी 31 सांसद उनकी बातों को सुन सके और किसानों की शिकायतें जेपीसी की रिपोर्ट का हिस्सा बनाई जाएंगी। किसानों और जगदम्बिका पॉल की इस मुलाकात पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। जेपीसी क्या होती है ये सभी जानते हैं। इसका गठन सरकार करती है और जब कोई टीम आती है तो प्रदेश सरकार को सूचित किया जाता है। यहाँ जेपीसी अध्यक्ष एक सांसद के साथ राजनीति करने आए हैं। उनके साथ बम्बई भी वहाँ थे। विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों की वजह से यहाँ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वक्फ प्रॉपर्टीज से जुड़ा मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जरिया बन गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का आश्वासन दिया। साथ ही बाइडेन ने कमला हैरिस की भी जमकर तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि कमला हैरिस को अपने चुनाव अभियान पर गर्व होना चाहिए। The country chooses one or the other. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. I will do my duty as president. I'll fulfill my oath, and I will honor the Constitution. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America. और अब बात दुनिया के सबसे बड़े मेले की, एक ऐसे मेले की जहां दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। जमावड़ा भी इतना जितना कई देशों की आबादी तक नहीं है। एक ऐसा मेला जिसका महत्व धार्मिक तो है ही, साथ ही राजनीतिक भी है और आर्थिक भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जो जनवरी में प्रयागराज में संगम तट पर लगने जा रहा है। कैसा होगा कुंभ, तैयारियां कैसी चल रही हैं और इस बार के महाकुंभ में क्या खास रहने वाला है, देखिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह की ये स्पेशल रिपोर्ट। संगम का तट, आस्था की डुबकी लगाते साधु और अमृत कलश। ये पहचान है प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की। तैयारियां जता रही हैं कि इस बार का महाकुंभ पहले से कहीं ज्यादा दिव्य और भव्य होने वाला है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का जमावड़ा इस बार आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज के संगम तट पर आने वाला है।
योगी सरकार ने भी कमर कस ली है कि वो 2019 के कुंभ से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा दिव्य और ज़्यादा भव्य महाकुंभ इस बार कराएगी और इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, हमारी सारी तैयारियां सुव्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। 15 दिसंबर तक सारी जो भी हमारे काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, कनेक्टिविटी के हों, सुख सुविधाओं को देने के हों, सारे के सारे काम 15 दिसंबर तक पूर्णता की स्थिति हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि देश और दुनिया से आने वाले लगभग 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। उनके रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, स्नान की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसके लिए पूरी तरह सरकार सजग है। इस बार महाकुंभ कैसा होगा जरा समझते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला होगा। मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा जाएगा। संगम तट से 12 किलोमीटर की लंबाई के घाट होंगे। 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। नदी पार आने जाने के लिए पीपों के 30 पुल बन रहे हैं। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं और मेला क्षेत्र में 1.5 लाख शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के रहने के लिए 1.5 लाख टेंट भी लगाए जाएंगे। महाकुंभ 2025 के निमित्त हम लोगों ने 30 पॉन्टून पुल बनाने का निर्णय लिया है। 30 पॉन्टून पुल बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 जो है संगम से जब आगे गंगा जी चलती हैं तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं उसको, वो 3 वहां पर होंगे जो नैनी से झूसी को कनेक्ट करेंगे, और बाकी जो भी 27 बचे हैं शेष वो गंगा जी पे हैं। जैसे आप इधर से चलेंगे, जब दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो महावीर, जगदीश, त्रिवेणी, काली, सर से 27 पुल बन रहे हैं। 13 अखाड़ों का ये महाकुंभ में आगमन हो रहा है। जूना अखाड़े का नगर प्रवेश तो हो भी चुका है। इसलिए आज का नगर प्रवेश का नियम है कि किसी नगर में कुंभ मेले के जूना अखाड़े की विशाल आबादी होने के कारण आप अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए समय के साथ प्रशासन के पास समय रहे और सब रहे। इस प्रकार की हमारा जो परंपरा थी कि हम शरद पूर्णिमा को इस रामापुर में आए थे। सरकार की अनुमति मिलने के बाद, कुंभ मेला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद, जमीन कटने के बाद भागीरथी तट संगम पे कुंभ मेला में प्रवेश करेंगे। एक तरह से नगर प्रवेश है, इसमें ब्रह्मद्रवा गंगा और परमद्रवा यमुना दृश्य सरस्वती को लेते हुए पंचदश नाम जूना अखाड़े की प्राचीन पुरातन सनातन परंपरा अनुसार ये पंच पूरे देश में भ्रमण करते हैं, धर्म का जागरण करते हैं। विखंडित, विभाजित, असंगठित एक समाज, एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम ये अखाड़ा है और धर्म की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा के लिए 2025 कुंभ का प्रारंभ हो चुका है और उसी के निमित्त यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। इस दौरान विकास सिर्फ संगम तट के किनारे नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज में दिखाई देगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कें, चौराहे और बिजली के खंभों से लेकर हर उस चीज को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है जिससे कुंभ में आने जाने वालों को असुविधा ना हो। महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य बनाने के लिए विकास का काम जोरों पर चल रहा है। प्रयागराज में जिस तरीके से विकास देखने को मिल रहा है, जाहिर है कि श्रद्धालुओं को आने वाले इस मेले में किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। प्रयागराज में 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसका नाम सरकार ने कुंभ कर दिया और इस बार 12 साल में लगने वाला महाकुंभ आयोजित होगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर स्नान होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शाही स्नान होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान होगा। इसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर भी एक शाही स्नान होगा। फिर 12 जनवरी को माघी पूर्णिमा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी शाही स्नान कराया जाएगा। इस साल सितंबर महीने के आखिर तक बरसात होने की वजह से जो कुंभ का काम पहले शुरू हो जाना चाहिए था, उसको शुरू होने में समय लगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुंभ का काम प्राथमिकता के आधार पर हो और जो काम करने हैं वो समय से पहले पूरे कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में 2019 में कुंभ हुआ और दूसरे कार्यकाल में 2025 में महाकुंभ होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।
और अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। भारत ने 2 दिनों पहले आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद को औपचारिक तौर पर खत लिखकर 2036 में भारत में ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के आयोजन की इच्छा जताई है और आईओसी ने भी इसका स्वागत किया है। आईओए की इस कोशिश को पीएम मोदी का विजन माना जा रहा है, लेकिन मेजबानी हासिल करने से पहले भारत को सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, चिली और तुर्की जैसे देशों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। 2028 में लॉस एंजल्स और 2032 में ब्रिस्बेन के बाद 2036 में भारत अपने यहां ओलंपिक करना चाहता है। भारत 36वें ओलंपिक कराने के लिए आईओसी की FHC कमेटी को खत भी लिख चुका है और आईओसी ने इसे मान भी लिया है। दरअसल ये भी माना जाता है कि पीएम मोदी ने इसे लेकर आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ को काफी समय पहले होमवर्क करने के लिए कहा था। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। सफल ओलंपिक के आयोजन को उस देश की ताकत से भी जोड़कर देखा जाता है। भारतीय खेल तंत्र मोदी है तो मुमकिन है के तहत इस पर भी खरा उतरना चाहता है। ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के कई फायदे भी हो सकते हैं। दूसरे मेजबान देशों की तरह भारत खेलों का पावर हाउस बन सकता है। सभी मेजबान देशों की तरह भारत को पदकों का फायदा भी होगा। उस देश और खासकर मेजबान शहर की तरक्की होगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लंबे समय में राजनयिक और आर्थिक फायदे भी मुमकिन हैं। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि ये खेल बेहद शानदार प्लानिंग के साथ हों, करप्शन ना हो और इस मौके का फायदा भारतीय खेल खिलाड़ी भी उठा सकें, जिस पर उड़न परी पीटी उषा जोर देती रही हैं। पहले हमको ओलंपिक्स में मिस हो गया था मेडल, लाइक 4-4-4 तो सिल्वर मेडल मिली था, फिर ब्रॉन्ज मेडल, ऐसे 2-4 अभी 7 हो गया। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस साल, तो ज़्यादा मेडल एक्सपेक्ट कर रहा है। एजो बिफोर होस्टिंग द ओलंपिक्स वी शुड हैव एटलीस्ट टॉप 10। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा
इसमें कोई दो राय नहीं कि 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों से भी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारतीय खेलों को बड़े फायदे हुए। अब अगर भारत के किसी शहर को ओलंपिक की मेजबानी मिली तो कई मायनों में ये नया मील का स्तंभ साबित होगा। भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है और ओलंपिक खेलों की मेजबानी की प्रक्रिया लंबी, कड़ी और जटिल है। ये एक अलग चुनौती है। एक और जटिल चुनौती मैदान को लेकर है, जिसे लेकर पीटी उषा जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी फिक्र जता चुके हैं कि भारत जब भी इन खेलों का आयोजन करता है, भारतीय खिलाड़ी पदकों की संख्या को दहाई अंकों में जरूर ले जाएं और गोल्ड मेडल भी जीतें, और उसके लिए भारतीय खिलाड़ियों को जोरदार मशक्कत करनी होगी। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।